प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यानी कि नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम आज की क्लास में देखने वाले हैं इकाई 3 में लगा हुआ हमारा टॉपिक है ये कॉलरिज का कल्पना और फेटेंसी का सिद्धांत। आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं और बताना चाहूँगी कि हम इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 7 का भी अध्ययन हम साथ ही साथ कर रहे हैं और कुछ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी में इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम आज का अध्ययन देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सैमुअल कॉलरिज को और सैमुअल टेलर कॉलरिज का अध्ययन देखने वाले हैं। तो इनका जो जन्म समय है वो 1772 से 1834 माना गया है। जन्म स्थान इंग्लैंड है। इनके मित्र थे वर्ड्सवर्थ हैं और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बायोग्राफिया लिटरेरिया है जिसका प्रकाशन वर्ष 1817 है। आप उम्मीद करती हूँ कि कागज़ और कलम यानी पेन कागज़ के साथ आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो आप इसका प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिए कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। अब इनके कॉलरिज के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी देख लेते हैं। इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। द फ्रेंड है जो 1817 में प्रकाशित हुई है। एड्स टू रिफ्लेक्शन है 1825 में प्रकाशित हुई है। चर्च एंड स्टेट है 1830 में प्रकाशित हुई है। कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट है जो कि 1840 में प्रकाशित हुई है। अब इनके मित्र की बात आ ही गई है। कॉलरिज के वर्ड्सवर्थ हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के सहलेखन में लिरिकल बैटल्स नामक एक कविता का संस्करण इन दोनों ने प्रकाशित करवाया है, यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने, जो कि 1798 में इन्होंने प्रकाशित करवाया। और जो लिरिकल बैटल्स है फ्रेंड्स, इसको स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है लिरिकल बैटल्स को। और बताना चाहूँगी कि लिरिकल बैटल्स जो है इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। ओके, यहाँ वर्ड्सवर्थ का नाम आया तो मेरे जहन में बात आई तो मैंने कह दी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज के अनुसार, कॉलरिज ने कहा है, और एक बात बताना चाहूँगी कि कॉलरिज को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी दिसंबर में जो हमारा एग्जाम हुआ है 2019 में, दिसंबर 2019 में, तो कॉलरिज से संबंधित एक प्रश्न आया था कि कॉलरिज के अनुसार कल्पना क्या है, यानी कल्पना को हमें चूज करना था। तो कल्पना कार्यत्र प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, ऐसा आंसर था। और कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती, ये हमें चूज करना था। कूट में प्रश्न दिया गया था। तो इसलिए कॉलरिज को थोड़ा हम कॉलरिज के संबंध में हम थोड़ा गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कॉलरिज के अनुसार क्या है। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो, ऐसा कॉलरिज मानते हैं। कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में निम्न अंतर भी बताया है। बताना चाहूँगी, प्रतिभा जो है फ्रेंड्स वो कल्पना के अंतर्गत आती है और प्रज्ञा जो है वो फेटेंसी के अंतर्गत आती है। और हम आज की क्लास में पढ़ क्या रहे हैं, कॉलरिज का कल्पना और फेटेंसी का सिद्धांत ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही सरलता से बताना चाहूँगी कि प्रतिभा यानी कल्पना के अंतर्गत सहजता होती है, यानी जो कल्पनाएँ हैं वो सहज हैं। कल्पना आपको पता है कि जो जिसको हम अपनी स्मृति पर जिसको हम अपने अंकित करते हैं, फिर ये सृजनशीलता है और ये मौलिक है। कल्पना जो है इसको प्रतिभा यानी जीनियस, मतलब कहते हैं नहीं कि कभी कभी जिसमें बहुत अच्छी प्रतिभा होती है तो हम कहते हैं कि युवा, मतलब ये जीनियस है, जीनियस लड़का या जीनियस लड़की, ऐसा करके। प्रज्ञा का हुआ टैलेंट से कि जिसको हम किसी और के द्वारा अर्जित करते हैं। यह रम्य कला या फेटेंसी है, यह संयोजनशीलता है, यह पराश्रित है यानी दूसरों पर आश्रित है। ये प्रज्ञा यानी फेटेंसी, प्रतिभा यानी कल्पना के अंतर्गत आती है। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी आगे और सरलता से हम इसको समझने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉलरिज का भाषा संबंधी जो विचार है वो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भाषा मानव मन का शस्त्रागार है,
जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं, ऐसा कॉलरिज कहते हैं भाषा के संबंध में। फिर कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूलाधार कल्पना है। इसके दो भेद हैं, यानी कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद माने हैं। एक है मुख्य कल्पना और दूसरा है गौड़ कल्पना। तो मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना को आगे हम समझेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना में अंतर समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो जो मुख्य कल्पना है यह समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली शक्ति है, और जो गौड़ कल्पना है यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। फिर यह अचेतन एवं अनैच्छिक है, यानी ये अनैच्छिक, इसको हम अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकते कल्पना को, और जबकि जो गौड़ कल्पना है वह चेतन और ऐच्छिक है। और बताना चाहूँगी कि यहाँ हम यदि बात करें दोस्तों, तो मुख्य कल्पना में कल्पना का सिद्धांत आता है कॉलरिज का। यदि गौड़ कल्पना की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फैटेंसी के सिद्धांत से भी संबंधित हैं। जैसे जो फैटेंसी है वो ऐच्छिक है, उसको हम अपनी इच्छा से फैटेंसी यानी ललित कल्पना को अपनी इच्छा से हम कुछ भी अपनी स्मृति पटल पर कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी स्मृति पर कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ललित कल्पना है। और फिर क्या है कि यह निर्माण एवं संगठन करती है, ये निर्माण करती है जो एक मुख्य कल्पना है। और गौड़ कल्पना क्या है, यह विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। यानी जो ऐच्छिक कल्पना होती है उसको हम विकसित भी कर सकते हैं, उसको संगठित भी कर सकते हैं, उसका विघटन भी हम कर सकते हैं, यानी विनाश कर सकते हैं, उसको हम अपने माइंड में फिर से स्मृति पटल पर ला भी सकते हैं। तो यह हो गई मुख्य और गौड़ कल्पना में कुछ अंतर हैं। फिर है कि कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है, ऐसा कॉलरिज कहते हैं कल्पना के संबंध में। अब हम देखने वाले हैं कॉलरिज का कल्पना संबंधी सिद्धांत, रियल में कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में कहा क्या है। तो देखते हैं कि कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है, जिसका गुण सृजन है। कल्पना सृजन के साथ साथ समन्वय का भी कार्य करती है। कॉलरिज कल्पना में समन्वय का बहुत महत्व मानते हैं। कल्पना पदार्थ और चेतना का विस्तार तथा भाव का समन्वय करती है, ऐसा कॉलरिज ऐसा कहते हैं। फिर है कि कॉलरिज ने इसलिए कॉलरिज ने इसे समन्वयकारिणी शक्ति नाम दिया है, किसको, कल्पना को। कॉलरिज कल्पना को व्यक्ति के आत्म तथा बाह्य प्रकृति और वस्तु के बीच समन्वय स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। मतलब कल्पना क्या है, व्यक्ति के आत्मिक, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से सोचे और बाह्य प्रकृति और वस्तु के बीच, मतलब इन तीनों के बीच जो समन्वय स्थापित कर ले, वो क्या है, वो कल्पना है। कल्पना करने की शक्ति के रूप में देखते हैं। कॉलरिज तथा वर्ड्सवर्थ की कविता में प्रकृति तथा मानव जीवन का बाह्य तथा आंतरिक संसार इस प्रकार घुला मिला था कि उन्हें अलग करके देखना संभव नहीं था। दोनों ने ही कल्पना को सामान्यतः विपरीत या विरुद्ध माने जाने वाले इन तत्वों का समंजन तथा संलयन करने वाली शक्ति के रूप में देखा। यह है कॉलरिज का जो कल्पना का सिद्धांत है। यह कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैं थोड़ा सा आपको इसको और सरलतम रूप में यदि बताना चाहूँ कल्पना को, तो बताना चाहूँगी दोस्तों कि यह कल्पना जो है, कॉलरिज की जो कल्पना सिद्धांत है, तो ये क्या है कि इसमें कल्पना यह बिंबों को विगलित तथा नए रूप में परिवर्तित करती है। और बात करूं तो यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है, यानी मतलब यह हमारी स्मृतियों पर ही आधारित है कल्पना जो है। और यह प्रतिभा की उपज है, यानी यह जो हमारी प्रतिभाएं होती हैं वो कल्पना के अंतर्गत हम अपनी कल्पनाओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि हम कितना अच्छा हम कल्पना कर सकते हैं, कितनी अच्छी किसी बातों को हम सोच सकते हैं। तो कहने का है कि प्रतिभा की उपज है जो हमारी कल्पना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ललित कल्पना को समझते हैं, यानी फैटेंसी को। तो ललित कल्पना, फैटेंसी ललित कल्पना से भिन्न है। इमेजिनेशन यानी कल्पना का स्रोत लैटिन के इमाजिनातियो से बना है और फैटेंसी शब्द फैटेंसा से बना है। कॉलरिज कहते हैं ललित कल्पना को भ्रमवश गौड़ कल्पना समझ लिया जाता है, इसलिए क्योंकि दोनों ही कल्पना द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को लेकर आगे बढ़ती हैं, परंतु दोनों में अंतर है। देखिए हमने वहाँ देखा है कॉलरिज का मुख्य और कि इन्होंने मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना मतलब दो भागों में बांटा है अपने काव्य को। पर थोड़ा सा हम इसका गहन अध्ययन देखना चाहते हैं कि मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना के माध्यम से हम समझेंगे ललित कल्पना को भी। तो कॉलरिज ने कहा कि मुख्य कल्पना क्या है।
यहाँ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वहाँ हमने थोड़ा सरल भाषा में समझा है, यहाँ एग्जाम्पल देकर समझते हैं। तो मुख्य कल्पना वह शक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य जगत का स्पष्ट व्यवस्थित ज्ञान होता है। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती रहती हैं, मकान, सड़क, पेड़, पहाड़, नदी, मैदान, पशु, पक्षी आदि। इसी तरह लगातार कानों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें पड़ती रहती हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करने में सदा लगी रहती हैं। जैसे देखिए, जैसे यदि पशु पक्षी की आवाज़ है तो उसको हम कानों से श्रवण करते हैं। यदि कोई हम नदी मैदान देख रहे हैं तो उसको हम आँखों से ही देखेंगे। तो जो हमारी ये सभी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। एक साथ दर्जनों मकानों पर दृष्टि पड़ती है। उद्यान में 20 प्रकार के पेड़ पौधे एक साथ दिखाई देते हैं। पहाड़ पर पत्थर, झरने, झुरमुट, पशु पक्षी साथ ही दृष्टिगोचर होते हैं। अगर ये सारी वस्तुएं बिना भेदभाव के एक साथ मन में प्रतिबिंबित हो तो मन की क्या हालत होगी, और इन अनंत वस्तुओं के ज्ञान का क्या रूप होगा। सब कुछ अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, मिला जुला, गड़बड़, यानी गड़बड़, सब गड़बड़ हो सकता है। ऐसा कहते हैं कॉलिस। मतलब कल्पना के मुख्य जो सिद्धांत है उसके संबंध में कह रहे हैं कि यदि हम इन सबको अपने कल्पनाओं में समाहित करते जाएंगे तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा। तो कल्पना क्या है, मतलब यह हमारी जैव कार्य पद्धति पर आधारित है। मतलब जो चीज़ें, कहने का आशा है कि कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है, मानी ये हमारी अंतरात्मा से सामग्री को ग्रहण करती है। फिर है कि समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली शक्ति को ही कॉलरिज मुख्य कल्पना मानते हैं। मुख्य कल्पना वस्तु जगत की एक एक वस्तु को ठीक ठिकाने ढंग से मन में अंकित करती है। यदि वह वैसा ना करे तो लौकिक कार्यकलाप ठप पड़ जाए। सजीवता एवं क्रियाशीलता में गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना के समान ही होती है। वह भी इंद्रिय संवेदनों की अस्त व्यस्तता को दूर कर उसमें व्यवस्था लाती है। किंतु दोनों में अंतर यह है कि जहाँ मुख्य कल्पना का काम सहज भाव से अनजाने ढंग से चलता रहता है, वहीं गौड़ कल्पना का काम ज्ञान पूर्वक, इच्छा पूर्वक होता है। अब ये देखिए आप, यहाँ हम दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं। एक मुख्य कल्पना क्या है, हमारी कल्पना है जो कल्पना सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आप ध्यान देना, यहाँ बहुत ऊंची बात लिखी गई है। इसलिए आपने इसको समझ लिया ना तो आपने कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत और ललित कल्पना दोनों को आप बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। दोनों में अंतर क्या है कि जहाँ मुख्य कल्पना का काम सहज भाव से अनजाने ढंग से चलता रहता है, वहाँ गौड़ कल्पना यानी ललित कल्पना, फैटेंसी का काम कैसे होता है, ज्ञान पूर्वक, इच्छा पूर्वक, इसको अपनी इच्छा से प्राप्त करते हैं। मतलब हमारी इच्छा, देखिए आपकी इच्छा हुई है कि आपने मेरे वीडियो को अभी ओपन किया है, आप इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, तो क्या है, ललित कल्पना, फैटेंसी है। इच्छा पूर्वक होता है। इंद्रियां ग्राह्य वस्तुओं के आकार प्रकार का यथार्थ तथा विशिष्ट चित्र मन में अंकित हो, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यानी जो ललित कल्पना है इसके लिए हमें कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। ये हमारे माइंड में या स्मृति पटल पर चलती रहती है। यह प्रक्रिया बिना हमारे जाने बूझे या यूँ कहें कि अनचाहे निरंतर चालू रहती है। इसका श्रेय मुख्य कल्पना को ही है। मतलब इसको भी लाने का श्रेय किसका है, तो मुख्य कल्पना के द्वारा ही यह भी संगठित होती है। परंतु जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि को तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। यह कला विधानी कल्पना ही गौड़ कल्पना के नाम से पुकारी जाती है। देखिए जो मुख्य कल्पना है तो उस पर ज़्यादा हम विचार विमर्श नहीं करते, लेकिन जो फैटेंसी है तो उस पर हम, जैसे हमें कोई चित्र बनाना हुआ तो पहले हम चित्र बनाने से पहले हमें कुछ कल्पनाएं मतलब अपने दिमाग में चित्रित करनी पड़ेंगी कि हमें इस चित्र में कैसा, उसका मुख कैसा बनाना है, कान, आँख, नाक, जो भी हमें अंकित करना है तो उसको हमें कैसा किस तरह रूप देना है। तो यही क्या हुआ कि यहाँ पर हमें कला विधायनी कल्पना ही गौड़ कल्पना के नाम से पुकारी जाती है। गौड़ कल्पना बाह्य जगत से प्राप्त इंद्रिय संवेदनों को नए रूप में ढालकर उन्हें नई आकृति प्रदान करती है और रमणीयता का आवरण चढ़ाकर उसे मोहक बना देती है। गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना की तरह अनजाने अनचाहे काम नहीं करती, बल्कि उसका सहारा ले व्यापार, इच्छा और ज्ञान से परिचालित होता है। बताना चाहूँगी कि जो गौड़ कल्पना है यानी जो ललित कल्पना है तो यह यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है।
यानी इसको हम ना अपने से मतलब ये जैसे हमने देखा कि जैव पद्धति पर आधारित कौन सी है, तो हमारी कल्पना है, कल्पना सिद्धांत है। लेकिन जो रम्य कल्पना, ललित कल्पना या फैंटेसी जिसको कहा गया है, तो यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है। इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए कहीं हमें जाना हुआ तो हम अब कल्पनाएँ करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्मृति में कि पहले हम ट्रेन में बैठेंगे, फिर हमें एरोप्लेन पकड़ना है, फिर हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मतलब ये कल्पनाएँ चलती रहती हैं, जबकि रियल है नहीं। तो यही हुआ क्या है कि गौड़ कल्पना जो है वो मुख्य कल्पना की तरह अनजाने अनचाहे काम नहीं करती, बल्कि उसका सारा व्यापार इच्छा और ज्ञान से ही प्रचालित होता है। और यह मतलब ये जो रम्य कल्पना फैंटेसी है, तो यह प्रज्ञा की उपज है, यानी टैलेंट की उपज है, जो कि दूसरों पर पराश्रित होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बात समझ में आ गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।